जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं लॉजिकल रीजनिंग का रिवीजन करवाने वाला हूं और यहाँ पर मैं लॉजिकल रीजनिंग के केवल उन्हीं टॉपिकों को कवर करूँगा जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना है, 1% भी स्किप नहीं करना है। और यदि फिलहाल की मैं बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग से लगभग 7-8 क्वेश्चन आते हैं और मैंने इस तरीके से कवर करने की कोशिश की है कि वो जो 7-8 क्वेश्चन है वो केवल इसी क्लास से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग के, और इनको पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ आपको पढ़ना है और बहुत स्पीड से मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा। लेकिन स्पेशली मैं ध्यान रखूंगा कि जो भी मैं पढ़ाऊं, जो भी आप पढ़ो, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस करने की कोशिश करूंगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। देखो, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, यहाँ से ये मैं सारी चीज़ें बता चुका कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। जो मेरी कंप्लीट डिटेल वाली जो क्लासेस थी, जहाँ पर मैं बिल्कुल जीरो लेवल टू टॉप लेवल तक पढ़ाता हूँ, उनमें मैं ये सारी चीज़ें बता चुका कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तर्क क्या होता है, तर्क की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम डायरेक्टली शुरू करते हैं कि तर्क के दो प्रकार होते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है और एक इंडिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है। एक आगमनात्मक तर्क होता है, एक निगमनात्मक तर्क होता है। जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ोगे या रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ोगे तो वहां पर आपको डिडक्टिव मेथड और इंडिडक्टिव मेथड भी पढ़ना होगा, आगमन विधि और निगमन विधि भी पढ़ना होगा। तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पर ही आगमन और निगमन को इस तरीके से कवर कर लिया कि यहाँ पर मेथड और आर्ग्यूमेंट दोनों के दोनों आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखो, आगमन विधि सबसे पहले मैं आपको इंडिडक्टिव मेथड या आर्ग्यूमेंट पढ़ा देता हूं। जब कभी छात्रों के सम्मुख अनेक तथ्य, उदाहरण, क्रियाएं अथवा वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं तो इस शिक्षण विधि को आगमन विधि कहते हैं। ठीक है, आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि में छात्रों के सामने बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत सारी प्रोसेस, क्रियाएं प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है, आगमन विधि में छात्रों के सामने, छात्रों के सम्मुख अनेक प्रकार के तथ्य, अनेक प्रकार के उदाहरण, अनेक प्रकार की क्रियाएं और वस्तुएं प्रस्तुत की जाती हैं। आगमन विधि में प्रत्यक्ष उदाहरणों, अनुभव तथा प्रयोगों से निष्कर्ष निकाला जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली कि जो आगमन विधि है, आगमन विधि में प्रत्यक्ष उदाहरणों, अनुभवों तथा प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि उदाहरणों, अनुभवों तथा प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने वाली विधि कौन सी है? आगमन विधि है। इसमें उदाहरणों की सहायता से नियमों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब देखो, दोनों लाइन एक दूसरे से मेल खा रही हैं। आगमन विधि में उदाहरण, अनुभव तथा प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है, या आगमन विधि में उदाहरणों की सहायता से नियमों का निर्माण किया जाता है, नियमों का निर्धारण किया जाता है। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। आगमन विधि में बालक पूर्णतः सक्रिय रहकर स्वयं तथ्यों, प्रयोगों, उदाहरणों की सहायता से सूत्र, सिद्धांत व नियमों को प्रतिपादित करता है। जो आगमन विधि है उसमें छात्र के सम्मुख अलग प्रकार के तथ्य, अलग प्रकार के उदाहरण, अलग प्रकार के क्रियाएं, वस्तुएं आदि को प्रस्तुत किया जाता है और उन सभी के आधार पर जो छात्र होता है वो नियम, सूत्र, सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। तो छात्र क्या काम करता है? छात्र के सामने जो उदाहरण, जो क्रियाएं, जो वस्तुएं, जो तथ्य प्रस्तुत किए गए थे उनको वो बहुत अच्छे से चेक करता है, उनका वो बहुत अच्छे से अध्ययन करता है और उन सभी का बहुत अच्छे से अध्ययन करके वो नियम, सूत्र और सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, जो आगमन विधि होती है इसमें छात्र बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील रहता है, बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है। आगमन विधि के कुछ सोपान है, जैसे विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करना। भाई यहाँ पर हो क्या रहा है सीन? सबसे मेन सीन क्या है? आगमन विधि में उदाहरण से नियमों की ओर जा रहा है। उदाहरण, क्रियाएं, तथ्यों के आधार पर नियम, सूत्र, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर सबसे मेन बात क्या हो रहा है कि उदाहरणों से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा रहा है। छात्र के सामने उदाहरण, क्रियाएं, वस्तुएं, तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उन सभी का अध्ययन करके छात्र क्या कर रहा है? सूत्र, सिद्धांत, नियम का प्रतिपादन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सबसे पहले छात्र के सम्मुख क्या प्रस्तुत किए जा रहे हैं? उदाहरण, तथ्य, ये प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली क्रिया क्या होती है? विशिष्ट प्रकार के उदाहरण, तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है।
फिर उसके बाद में छात्र क्या करता है, उन क्रियाओं को, उन उदाहरणों को, उन वस्तुओं को, उन तथ्यों का बहुत अच्छे से निरीक्षण करता है, उनका बहुत अच्छे से अध्ययन करता है, फिर उनका सामान्यीकरण करता है, ठीक है, निरीक्षण करता है, फिर उसके बाद उन सभी का बहुत अच्छे से अध्ययन करता है, बहुत डिटेल से उनको समझने की कोशिश करता है, और लास्ट में क्या कर देता है, वो सामान्यीकरण करता है। सामान्यीकरण में क्या कर देता है, वो नियमों का प्रतिपादन कर देता है, ठीक है। नियम सूत्रों का प्रतिपादन करने के बाद में फिर से वो एक बार चेक करता है कि क्या इन उदाहरणों के बेस पर जो मैंने नियम बनाए, जो मैंने सूत्र दिया, जो मैंने सिद्धांत दिया है, क्या वो बिल्कुल ठीक है, क्या ये सिद्धांत, नियम या जो सूत्र है वो इसी तरीके के और भी एग्जाम्पलों के ऊपर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं याद करना, आगमन विधि में आपको केवल याद करना है कि छात्रों के सामने उदाहरण, तथ्य, वस्तुएं प्रस्तुत की जाती हैं, उनके आधार पर छात्र खुद स्वयं नियम, सिद्धांत और सूत्रों का प्रतिपादन करता है, ठीक है। अब इसके जो पद हैं, जो सोपान, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे कि भाई छात्र के सामने सबसे पहले अलग अलग प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए गए, छात्र ने उनका सभी का क्या किया, बहुत अच्छे से निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद में छात्र ने क्या किया, सूत्र, सिद्धांत, नियमों का प्रतिपादन किया, ठीक है। नियमों, सूत्र, सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के बाद छात्र ने क्रॉस चेक किया, उन नियम, सूत्र, सिद्धांतों का परीक्षण किया कि मैंने जो अभी सूत्र, सिद्धांत, नियम बनाए हैं, क्या ये सारे सारे नियम, सूत्र, सिद्धांत इसी तरीके के और बाकी अदर एग्जाम्पलों के ऊपर अप्लाई होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगमन विधि की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता, विभिन्न अनुभवों के सामान्यीकरण द्वारा वांछित ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार का अनुभव, उदाहरण, क्रियाएं, वस्तुओं के आधार पर एक निश्चित नियम का प्रतिपादन किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, जो आगमन विधि होती है उसमें अनुभव से सिद्धांत की ओर, अनुभव से वांछित ज्ञान की ओर जाया जाता है, अव्यवस्थित ज्ञान से एक व्यवस्थित ज्ञान की ओर जाया जाता है। भाई अलग अलग तरीके का आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल है, अलग अलग तरीके के फैक्ट है, तो वो क्या है, आपके पास में क्या, एक अनिश्चित ज्ञान है, और उस अनिश्चित ज्ञान से आप किधर जा रहे हो, एक निश्चित ज्ञान की ओर जा रहे हो, एक निश्चित सिद्धांत की ओर जा रहे हो, एक निश्चित सूत्र की ओर जा रहे हो, ठीक है। विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करके सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। बिल्कुल इजी बात है कि अलग अलग प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करके एक निश्चित नियम, निश्चित सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा रहा है। उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाया जा रहा है। भाई आपने अनुभव किया, आपने एग्जाम्पल देखा, आपने वस्तुओं को देखा, आपने फैक्ट को देखा, और उसके बाद आप किधर जा रहे हो, एक नियम, एक सिद्धांत की ओर जा रहे हो जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं था, तो आप प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जा रहे हो। भाई आपका जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है ना, वो प्रत्यक्ष का होता है। अनुभव कभी भी आपको अप्रत्यक्ष का नहीं मिलेगा, अनुभव ऑलवेज प्रत्यक्ष का ही मिलता है। तो आप प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जा रहे हो, ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हो, विशेष से सामान्य की ओर जा रहे हो, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हो, ठीक है। ये सारी क्या है, आगमन विधि की विशेषताएं। ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हो, मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहे हो, विशेष से सामान्य की ओर जा रहे हो। आगमन विधि असंरचित दृष्टिकोण रखती है। आगमन विधि एक वैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये आगमन विधि की क्या है, विशेषताएं हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, आजकल आगमन विधि से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछने लग गए। एक एग्जाम्पल देगा और पूछ लेगा कि कौन सी विधि है। एग्जाम्पल बना कि साधारण ब्याज की समस्याओं को हल करके सूत्र की स्थापना करना, जैसे 1700 रुपये का 8% ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। अब ये कौन सी विधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि साधारण ब्याज निकालने की समस्या थी कि साधारण ब्याज किस तरीके से निकालें। उसके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस था कि भाई पहले 100 रुपये का ब्याज निकालो, फिर 1000 का निकालो। जैसे 100 रुपये का 2% के हिसाब से, 2 रुपये सैकड़े के ब्याज के हिसाब से 100 रुपये का 2 रुपये हो गए, 1000 का 20 रुपये हो गए, 10,000 का 200 रुपये हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते थे। फिर ये 1 महीने का आ रहा है, फिर आप उसको साल में कन्वर्ट करते थे, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता था, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग समस्याएं थी आपके सामने। हो सकता है कि 10,000 रुपये का 2% की दर से 5 साल का ब्याज, साधारण ब्याज के कितने भी हो सकती है वैल्यू,
कितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, 10,000 रुपये हो सकता है, 20,000 रुपये हो सकता है, मूलधन 25,000 हो सकता है, मूलधन 30,000 हो सकता है, मूलधन कुछ भी हो सकता है, समय कुछ भी हो सकता है, दर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, अनसर्टेन वैल्यू है आपके सामने, अनलिमिटेड वैल्यू है। तो ये क्या थे, आपके सामने अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल थे, आपके सामने अलग अलग तरीके की समस्याएं थी साधारण ब्याज निकालने की। उन सभी का समाधान करने के लिए क्या किया, आपने एक साधारण ब्याज का सूत्र बना दिया कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो आपने क्या किया, अपने जो अलग अलग तरीके के अनुभव थे उनके बेस पर आपने क्या किया, एक साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र बना दिया। तो आपने क्या किया, अनुभव से आपने क्या कर लिया, एक अपने नियम सूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया, साधारण ब्याज का सूत्र का प्रतिपादन कर दिया आपने अपने अनुभव के आधार पर। तो ये कौन सी विधि हो गई, आगमन विधि हो गई। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को याद रख लेना, साधारण ब्याज की समस्याओं को हल करके सूत्र की स्थापना करना। जैसे 1700 रुपए का 8% ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो, ये किसका उदाहरण है, आगमन विधि का उदाहरण है। ठीक है, आगमन तर्क को कारण और प्रभाव तर्क या बॉटम अप रीजनिंग भी कहा जाता है। ठीक है, जो आगमन तर्क है ना, आगमन तर्क को मेरे प्यारे साथियों कारण प्रभाव तर्क या बॉटम अप रीजनिंग भी कहा जाता है। तो आगमनात्मक तर्क को कारण प्रभाव तर्क या बॉटम अप रीजनिंग भी कहा जाता है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बात करते हैं, निगमनात्मक तर्क या विधि, डिडक्टिव मेथड या आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ते हैं। डिडक्टिव मेथड या आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आगमन विधि तर्क के विपरीत विधि या तर्क की निगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि से जस्ट अपोजिट विधि को हम निगमन विधि कहते हैं। आगमन विधि में हम क्या कर रहे थे, अपने अनुभवों से नियम सूत्र सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहे थे। ठीक है, अब इसके जस्ट अपोजिट कौन सी होती है, निगमन विधि होती है। निगमन विधि में अध्यापक विद्यार्थियों को पहले से ही एक सूत्र नियम सिद्धांत के बारे में बता देता है और फिर उसके बाद में वो उसको अलग अलग सूत्रों से, अलग अलग एग्जाम्पलों से उस सूत्र को समझाने की कोशिश करता है। दोनों में अंतर देखना, आगमन विधि में क्या थे, व्यक्ति के पास अलग अलग तरीके का अनुभव था। ठीक है, और वो अपने अनुभव के आधार पर अलग अलग तरीकों के एग्जाम्पल के आधार पर एक नियम सूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा था। जबकि निगमन विधि में क्या होता है कि उसके पास में पहले से ऑलरेडी एक सूत्र होता है, एक नियम होता है, एक सिद्धांत होता है। उस सूत्र नियम सिद्धांत से वो क्या करता है, अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल को सोल्व करता है। जैसे मैं आपको एक चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र बता दूं, ये चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र है, फिर मैं आपको 20 एग्जाम्पल दे दूं जहां पर मैं अलग अलग मूलधन, अलग अलग दर, अलग अलग समय बताऊं और फिर मैं कहूं कि अब निकालो। ठीक है, जैसे मैथ में होता है ना, टीचर हमें सूत्र बता देता है, फिर हमें 50 क्वेश्चन दे देता है कि इस सूत्र से संबंधित ये 50 सवाल है, इनको आप सोल्व करो। ठीक है, तो हम उस सूत्र के बेस पर 50 अलग अलग एग्जाम्पलों को सोल्व करते हैं। मतलब हम सूत्र नियम से किधर जा रहे हैं, उदाहरण की ओर जा रहे हैं। हम सूत्र नियम से किधर जा रहे हैं, एक अनुभव की ओर जा रहे हैं। अनुभव कब मिलेगा, जब हम खुद करेंगे। तो जब हम एग्जाम्पलों को सोल्व करेंगे तो हमें एक अनुभव मिलेगा। तो आगमन विधि में अनुभव से नियम सिद्धांत की ओर जाया जाता है, जबकि निगमन विधि में नियम सूत्र सिद्धांत से अनुभव की ओर जाया जाता है। ठीक है, तर्क की जिस प्रक्रिया में एकाकी प्रेक्षणों के ज्ञात तथ्यों को जोड़कर अधिक व्यापक कथन निर्मित किया जाता है, आगमनात्मक तर्क कहलाता है। वहीं दूसरी ओर तर्क की जिस प्रक्रिया में एक या अधिक ज्ञात सामान्य कथनों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, उसे निगमनात्मक तर्क कहते हैं। इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। ठीक है, तर्क की जिस प्रक्रिया में एक या अधिक ज्ञात सामान्य कथनों के आधार पर यदि किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है तो उसको निगमनात्मक तर्क कहते हैं। निगमनात्मक तर्क के आधार वाक्य और निष्कर्ष के मध्य बताने वाला संबंध तार्किक अनिवार्यता का संबंध होता है। ठीक है, जो निगमनात्मक तर्क में आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच में जो संबंध होता है वो कैसा होता है, तार्किक अनिवार्यता का संबंध होता है। निगमनात्मक तर्क में सबसे पहले सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उसके बाद में बाद संबंधों की स्थापना की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना प्यारे साथियों, आगमन विधि में सबसे पहले विशिष्ट प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते थे, फिर उसका क्या किया जाता था, अच्छे से निरीक्षण किया जाता था, फिर सामान्यकरण किया जाता था, फिर परीक्षण किया जाता था। जबकि निगमनात्मक तर्क में क्या होता है कि विद्यार्थी के समक्ष सबसे पहले सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। सामान्य नियमों के प्रस्तुतिकरण के बाद में क्या किया जाता है, संबंधों की स्थापना की जाती है।
निगमनात्मक तर्क की विशेषताएं देख लो। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, और सामान्य से विशेष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी। आगमनात्मक विधि कैसी थी? मनोवैज्ञानिक थी। निगमनात्मक है, मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि आगमन विधि निगमन विधि से जस्ट अपोजिट है। तो आपको विशेषताओं में क्या करना है? एक की विशेषताएं याद कर लो, चाहे आगमन की कर लो और चाहे निगमन की कर लो। आगमन की विशेषताओं को अच्छे से याद कर लो, उसके जस्ट अपोजिट निगमन की होंगी। निगमन की विशेषताओं को अच्छे से याद कर लो, उसके जस्ट अपोजिट आगमन की होंगी। तो यहाँ पर आपका टाइम भी बच जाएगा, कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। आप आगमन और निगमन दोनों में से केवल किसी एक की विशेषताओं को याद कर लेना। आगमन विधि का असंरचित दृष्टिकोण होता है, निगमन का संरचित दृष्टिकोण होता है। निगमन विधि ऊपर से नीचे की ओर, जैसे सबसे पहले थ्योरी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, फिर उसके बाद परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, फिर ऑब्जर्वेशन किया जाता है और फिर कन्फर्मेशन किया जाता है। आगमन विधि में क्या होता है? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया जाता है, फिर पैटर्न दिया जाता है, फिर हाइपोथेसिस डिजाइन की जाती है और फिर थ्योरी दी जाती है। ठीक है, तो इन दोनों को तो आप थोड़ा सा देख लेना, एक दूसरे से अपोजिट है ये, देखो। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। किसी तीन लगातार पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 6 द्वारा भाज्य, अतः 3, 4, 5 बराबर 60 होता है, 6 द्वारा भाज्य। तो ये क्या था? एक नियम था कि किसी तीन लगातार पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 6 के द्वारा भाज्य होता है। ये क्या? एक नियम है, सिद्धांत रूल है। और यहाँ पर उसका ये क्या? एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले क्या दिया इन्होंने? एक नियम दिया, एक सूत्र दे दिया, एक सिद्धांत दे दिया, और उसके बाद इन्होंने क्या दिया? एक एग्जाम्पल दिया। तो ये क्या? निगमन विधि है। आगमन विधि में क्या होता है कि सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया जाता है और उसके बाद में अलग अलग नियम दिए जाते हैं। ठीक है, तो आजकल क्वेश्चन इसी टाइप का आ रहा है, आगमन निगमन विधि से संबंधित। तो इन दोनों एग्जाम्पलों को याद कर लेना, एक इस टाइप का एग्जाम्पल और दूसरा आगमन विधि का साधारण ब्याज वाला एग्जाम्पल। निगमनात्मक तर्क में कोई निष्कर्ष तार्किक दृष्टि से आवश्यक रूप से आधार वाक्यों से निगमित होता है। ठीक है, निगमनात्मक तर्क वैध अवैध हो सकता है। जहां रखना बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन बनता है। निगमनात्मक तर्क वैध भी हो सकता है, अवैध भी हो सकता है। अब निगमनात्मक तर्क के वैध होने की स्थिति कौन कौन सी है, ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पर निगमनात्मक तर्क अपने आप को एक वैध साबित कर पाता है, अपने आप को वैध घोषित करता है। सबसे पहला है आधार वाक्य सत्य हो। ध्यान रखना, निगमनात्मक तर्क कौन कौन सी स्थितियों में वैध हो सकता है। इसकी तीन स्थितियां हैं। पहली स्थिति, यदि आधार वाक्य सही है तो निष्कर्ष भी 100% सही ही होना चाहिए। दूसरा, यदि आधार वाक्य गलत है और निष्कर्ष सही आ रहा है, इस स्थिति में भी निगमनात्मक तर्क वैध होता है। और तीसरी है कि यदि आधार वाक्य गलत है लेकिन निष्कर्ष सही आ रहा है, तो इस स्थिति में भी निगमनात्मक तर्क वैध होगा। तो जो डिडक्टिव मेथड है वो कौन कौन सी कंडीशन में वैध हो रहा है, उसकी तीन कंडीशन है। पहला, आधार वाक्य सही है, निष्कर्ष भी सही आना ही चाहिए। आधार वाक्य गलत है लेकिन निष्कर्ष सही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और तीसरा है, आधार वाक्य गलत है, निष्कर्ष भी गलत निकल गया, कोई बात है नहीं भाई, गलत आधार वाक्य था, निष्कर्ष भी गलत निकलेगा, ये जायज है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है इस चीज की। ठीक है ना, तो ये तीन ऐसी स्थितियां। पहली स्थिति, आधार वाक्य सही है, निष्कर्ष 100% सही आना चाहिए। आधार वाक्य गलत है, निष्कर्ष भी गलत आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आधार वाक्य गलत है और निष्कर्ष सही आ रहा है, ये तो बहुत अच्छे प्राउड की बात है। उसके बाद निगमनात्मक तर्क कौन कौन सी कंडीशन में अवैध हो सकता है, और उसकी एकमात्र कंडीशन ये है कि यदि आधार वाक्य सही है और निष्कर्ष गलत निकल रहा है। ठीक है, आधार वाक्य 100% सही है, 100% ठीक है, निष्कर्ष गलत निकल रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा? निगमनात्मक तर्क अवैध होगा। भाई आधार वाक्य ठीक है, निष्कर्ष भी ठीक ही आना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है कि आधार वाक्य तो ठीक है लेकिन निष्कर्ष गलत निकल रहा है, तो इस स्थिति में क्या होता है? निगमनात्मक तर्क अवैध होता है। ठीक है, उसके बाद में सादृश्य मूलक तर्क, जो एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, उनके बारे में बता देता हूं। देखो, एनालॉजिकल जो आर्ग्यूमेंट होता है, जो सादृश्य मूलक तर्क होता है, उसमें समानता की जाती है, समान होने की अवस्था के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो जो सादृश्य मूलक तर्क होता है, जिसको हम एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, उसमें हमें यदि किसी भी एग्जाम्पल में या किसी भी आर्ग्यूमेंट में आपको कहीं पर यदि समानता नजर आए या फिर आपको समान होने की स्थिति नजर आए, तो वहां पर आप आंख बंद करके बिल्कुल एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट ऑप्शन लगा सकते हो।
ठीक है। सादृश्य मूलक तर्क में समान विशेषताओं वाली चीजों की तुलना की जाती है। ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, जो एनालॉजिकल जो आर्ग्यूमेंट होता है, जो सादृश्य मूलक तर्क होता है, उसमें समान विशेषताओं वाली चीजों के बीच में तुलना की जाती है। ऐसी वस्तुएं जिनकी विशेषताएं बिल्कुल समान है, उनके बीच में तुलना की जाती है। ठीक है। किसी वस्तु के शब्द, अक्षर, संख्या, किसी अन्य वस्तु, अक्षर, संख्या से गुण, रूप, आकार आदि में किसी भी प्रकार से प्रदर्शित निहित समानता को सादृश्य समरूपता कहते हैं। ध्यान रखना, एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट बोल दो, सादृश्य मूलक तर्क बोल दो, या फिर समरूपता बोल दो। ठीक है। ध्यान रखना, सबसे प्यारी बात बोल रहा हूं प्यारे साथियों, सादृश्य मूलक तर्क की एक सबसे स्पेशल विशेषता है कि यदि किसी भी तर्क वाक्य में आपको जिस प्रकार उसी प्रकार, जिस तरह उसी तरह, जैसे तैसे, जिसके रूप में उसके रूप में, इसी प्रकार उसी प्रकार, जैसे कि तैसे की, यदि ये शब्द दिखाई दे किसी भी आर्ग्यूमेंट में, यदि आपको जिस प्रकार उसी प्रकार, जिस तरह उसी तरह, जैसे तैसे, जिसके रूप में उसके रूप में, इसी प्रकार उसी प्रकार, जैसे कि तैसे की, यदि ये शब्द दिखाई देते हैं तो आप आंख बंद करके उसे एनालॉजिकल आर्गुमेंट कह सकते हो। और उसका मैं सबसे प्यारा एग्जाम्पल देता हूं। जिस प्रकार किसी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटने से सेना की शक्ति छीन हो जाती है, उसी प्रकार यदि किसी हीरे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो उसके मूल्य में ह्रास हो जाता है। अब देखो यहाँ पर आपको जिस प्रकार उसी प्रकार ये दोनों दिख रहे हैं, इसलिए आपने क्या कर दिया, एनालॉजिकल आर्गुमेंट कह दिया इसको। या फिर आप देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो कंडीशन है, दो वस्तुएं, दो चीजें, एक तो सेना है और दूसरी साइड हीरा है। ठीक है, क्या, सेना है, हीरा है। अब सेना को हमने क्या कर दिया, छोटी छोटी टुकड़ियों में विभाजित कर दिया। जब सेना को हमने छोटी छोटी टुकड़ियों में विभाजित किया तो सेना की जो शक्ति थी, पावर थी, वो क्या हो गई, कम हो गई। हमने हीरे को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया तो हीरे का मूल्य क्या हो गया, कम हो गया। यहां पर हीरा और सेना दो वस्तुएं थी, दोनों के साथ हमने सेम कंडीशन अप्लाई की। सेना को भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया, हीरे को भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जैसे ही हमने सेना को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया, सेना की जो पावर थी वो कम हो गई। ठीक उसी तरीके से जब हमने हीरे को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया तो हीरे की जो मूल्य था, हीरे का जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो दो अलग अलग वस्तुएं थी, उन दोनों अलग अलग वस्तुओं के बीच में हमने क्या की, उनकी समान विशेषताएं थी। ठीक है, दो अलग अलग वस्तुएं, दोनों की समान विशेषताएं हैं। समान विशेषताएं क्या हुई कि दोनों को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया। ठीक है, उसका परिणाम क्या हुआ कि सेना की भी पावर कम हो गई और हीरे का भी वैल्यू कम हो गया। तो दो अलग अलग वस्तुएं थी लेकिन उनकी विशेषताएं क्या थी, समान थी। आप देख सकते हो दोनों की विशेषताएं समान है। सेना को टुकड़ों में विभाजित किया, हीरे को टुकड़ों में विभाजित किया। टुकड़ों में विभाजित करने के बाद सेना की पावर कम हो गई, हीरे की वैल्यू कम हो गई। तो दो अलग अलग वस्तुएं थी लेकिन दोनों की विशेषताएं क्या थी, समान थी। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एनालॉजिकल आर्गुमेंट कहेंगे। ठीक है, शनि और मंगल दोनों पृथ्वी की तरह ही हैं। अब देख लो, वे सूर्य के से प्रकाश ग्रहण करते हैं, पृथ्वी की तरह ही सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, इसलिए उन ग्रहों पर विविध प्रकार के जीव रहते हैं जैसे कि पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर शनि और मंगल दोनों ग्रह की पृथ्वी से तुलना की जा रही है, पृथ्वी से तुलना की जा रही है शनि और मंगल ग्रह की। भाई जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, बिल्कुल उसी तरीके से शनि और मंगल भी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है शनि, मंगल और पृथ्वी तीनों के तीनों क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं, इसलिए उन ग्रहों पर भी विविध प्रकार के जीव रहते हैं जैसे कि पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर समानताएं हैं। भाई शनि और मंगल दोनों ग्रह की पृथ्वी से क्या की जा रही है, समानता की जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सादृश्य मूलक तर्क होगा, यहाँ पर एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट होगा। अब हम सबसे मेन बात पढ़ते हैं AEIO। यहां से एक क्वेश्चन आ रहा है फिलहाल में, AEIO। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल। ए का मतलब क्या होता है, देखो AEIO। ठीक है, इन चारों को पढ़ते हैं मैं, और मैं इसको डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझाता हूं क्योंकि अब छोटी छोटी चीजों को पढ़ने का टाइम नहीं है। देखो AEIO
अब इन चारों का मतलब समझा देता हूँ सबसे पहले मैं, फिर मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा। ए, ई, आई, ओ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों की दोनों क्या है, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखो, ए और ई दोनों यूनिवर्सल हैं। ठीक है, इधर आई और ओ दोनों क्या है, पार्टिकुलर हैं। ठीक है, पहली बात कि ए और ई दोनों यूनिवर्सल हैं, सर्वव्यापी हैं, यहाँ पर सभी इंक्लूड है, यहाँ पर सभी शब्द इंक्लूड रहते हैं, हमेशा सभी ऐसे शब्द इंक्लूड रहते हैं। ये मैं अपनी जो फुल बैच वाली क्लास थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था। आई ओ में क्या पार्टिकुलर है, इसमें कुछ अंश शामिल होता है, जैसे कुछ, कुछ नहीं, कोई, कोई नहीं, कुछ। इस कोई नहीं शब्द ध्यान रखना, कोई नहीं शब्द, कोई शब्द है ना, ये तो आपको बताएगा पर्टिकुलर को, और कोई नहीं शब्द है ये आपको बताएगा यूनिवर्सल को। ठीक है ना, कोई शब्द किसको बताता है, पार्टिकुलर को बताता है, कोई नहीं शब्द किसको बताता है, यूनिवर्सल को बताता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन हुई। पहली कंडीशन क्या है कि जो ए और ई है क्या है, यूनिवर्सल है, दोनों में हमें यूनिवर्सल की विशेषताएं देखने को मिलेंगी, सर्वमान्य की विशेषताएं देखने को मिलेंगी। सर्वमान्य में क्या होता है, सब कुछ होता है इसमें, जैसे सभी, हमेशा। ठीक है, अधिकतर, अधिकतर नहीं होगा, सभी होगा, हमेशा होगा। ठीक है, उसके बाद में होता है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर में दो इंक्लूड होते हैं, आई और ओ। यहाँ पर कुछ, कुछ अंश, कोई। ठीक है, इस तरीके के शब्द इंक्लूड होते हैं। उसके बाद में बात की जाए, ए और आई ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं। ठीक है, सकारात्मक होते हैं, जैसे सभी पेड़ लाल है, कुछ पेड़ लाल हैं, तो ये क्या है, सकारात्मक है। ई और ओ ये दोनों नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं, जैसे सभी पेड़ लाल नहीं है, कुछ पेड़ लाल नहीं है। ठीक है, तो जहां पर नहीं शब्द इंक्लूड हो रहा है वो नकारात्मक होता है, जहां पर नहीं शब्द इंक्लूड नहीं होता है, जो उपस्थिति को रिप्रेजेंट करता है वहां सकारात्मक होता है। जैसे सभी पेड़ लाल है, तो सभी पेड़ों में लाल रंग की उपस्थिति को बताया जा रहा है। कोई पेड़ लाल नहीं है, यहाँ पर किसी भी पेड़ में लाल होने की उपस्थिति को नहीं बताया जा रहा है। कोई पेड़ लाल नहीं है, कोई पेड़ लाल नहीं है किसको बता रहा है कि कोई भी पेड़ में लाल की जो विशेषता है वो उपस्थित नहीं है। ठीक है, कोई भी पेड़ लाल नहीं है, लाल होना अनुपस्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आप ऐसे ध्यान रख लो कि ए ई दोनों यूनिवर्सल हैं, सर्वमान्य हैं, आई ओ दोनों पर्टिकुलर हैं, ए ई दोनों पॉजिटिव हैं, ई ओ दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम ए की विशेषता पढ़ते हैं। ए की दो विशेषताएं थी, पहला तो क्या था, सर्वमान्य था, यूनिवर्सल था, और दूसरा क्या था, सकारात्मक था, अफर्मेटिव था। ठीक है, तो ए की दो विशेषताएं हो गई भाई, दोबारा से मैं समझाता हूं। ए ई आई ओ, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर, दूसरी विशेषता पॉजिटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव। ठीक है, तो ए की दो विशेषता यूनिवर्सल और अफर्मेटिव, ई की दो विशेषता यूनिवर्सल और नेगेटिव, आई की दो विशेषता पर्टिकुलर, अफर्मेटिव, और ओ की दो विशेषता पर्टिकुलर, नेगेटिव। ठीक है, इसमें कोई अलग नहीं है, ये आप केवल यहां से समझ गए होंगे। अब ए की विशेषता ध्यान से सुनो। यहां पहली बात तो ये ध्यान रखना, ए में दो गुण पाए जाते हैं, यूनिवर्सल का, सर्वमान्य का, और सकारात्मकता का, अफर्मेटिव का, पॉजिटिव का। यहां उद्देश्य व्याप्त एवं विधेय अव्याप्त होता है। ठीक है, उद्देश्य तो व्याप्त होता है, विधेय क्या होता है, यहां पर अव्याप्त होता है। अब उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका था, आगे मैं आपको फिर से एक बार बता दूंगा। जिसके संबंध में जो बात की जाती है वो उद्देश्य होता है, और किसी वस्तु के संबंध में जो बात की जा रही है उसको हम विधेय कहते हैं। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूं। अजय एक बहुत सुंदर लड़का है, तो यहां पर हम अजय के बारे में बात कर रहे हैं, तो अजय क्या है, एक उद्देश्य है। अब अजय के संबंध में हम क्या बात कर रहे थे कि अजय एक सुंदर लड़का है, तो सुंदर होना किसकी विशेषता है, अजय की है। तो ये जो सुंदर होना क्या है, विशेषता है, तो ये तो हो गया विधेय। अजय, इसके संबंध में हम बात कर रहे थे, ये क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। तो उद्देश्य विधेय को याद करने का तरीका यही है कि जिस वस्तु, जिस कैंडिडेट के संबंध में जो बात की जाती है उसको हम उद्देश्य कहते हैं। किसी वस्तु, किसी कैंडिडेट के संबंध में जो बात की जाती है उस बात को, उस विशेषता को हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो कर्ता, एक तरीके से हम कह सकते हैं कर्ता, जिसके संबंध में जो बात की जा रही है उसको हम उद्देश्य कहेंगे। कर्ता के संबंध में जो बात की जा रही है, कर्ता की जो विशेषताएं हैं, उद्देश्य की जो विशेषताएं हैं, उसको हम विधेय कहेंगे।
इसमें सर्वव्यापी सकारात्मक दोनों गुण उपस्थित होते हैं। जहाँ संपूर्ण या समग्र के विषय में सकारात्मक अर्थ निकाला जाता है। इसकी पहचान के लिए निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सभी, प्रत्येक, हर कोई, सब आदि। ठीक है, सभी, प्रत्येक, हर कोई, सब, ये ऐसे शब्द हैं जहां पर आपको यूनिवर्सल, सर्वव्यापी की फीलिंग आ रही है। सभी, सब इंक्लूड है, प्रत्येक, इसमें भी सब इंक्लूड है, हर कोई, इसमें भी सभी इंक्लूड है, सब, इसमें भी सब इंक्लूड है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे सभी पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सभी फल लाल हैं। उसके बाद में आता है ई। ई में दो गुण पाए जा रहे हैं, एक यूनिवर्सल का और दूसरा नेगेटिव का। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, उद्देश्य तो व्याप्त होता है और विधेय भी यहां पर व्याप्त होता है। ठीक है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज भी करेगा दोनों, चारों में, ए ई आई ओ में, चारों में कंफ्यूज करेगा ये, इसलिए आप इसको थोड़ा सा याद करने पर फोकस करना है इसको। यहां पर सर्वव्यापी नकारात्मक का गुण उपस्थित होता है। यहाँ पर संपूर्ण या समग्र के विषय में नकारात्मक तरीके से बात की जाती है। इसकी पहचान के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई नहीं, एक भी नहीं। यदि आपको किसी आर्ग्यूमेंट में कोई नहीं, एक भी नहीं शब्द देखने को मिले तो आप वहां पर आंख बंद करके ई कर देना। ठीक है, जैसे कोई फल लाल नहीं है, एक भी पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहा, मतलब यहाँ पर किसी भी पक्षी के और किसी भी फल के लाल ना होने की बात की जा रही है और किसी भी पक्षी के आकाश में ना होने की बात की जा रही है। आई बात कर रहा है पर्टिकुलर अफर्मेटिव के बारे में। यहाँ पर उद्देश्य अव्याप्त होता है, विधेय भी यहाँ पर अव्याप्त होता है। ठीक है, उद्देश्य विधेय दोनों यहाँ पर अव्याप्त होते हैं। उद्देश्य और विधेय दोनों अव्याप्त होते हैं। इसमें अंशव्यापी सकारात्मक गुण उपस्थित होता है। ठीक है, जहां अंशव्यापी या कुछ भाग या अंश के विषय में सकारात्मक अर्थ निकाला जाता है। अंशव्यापी सकारात्मक है तो यहाँ पर कुछ भाग, अंशव्यापी का मतलब होता है कुछ भाग, तो कुछ के संबंध में सकारात्मक तरीके से बात की जा रही है। इसकी पहचान के कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुछ, कभी कभी, ज्यादातर, अधिकांश, अधिकतर। ठीक है, तो अधिकांश, अधिकतर, ज्यादातर, कभी कभी, कुछ, ये शब्द किसको बता रहे हैं, आई की विशेषता को बता रहे हैं। आई का मतलब क्या है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव है। जैसे कुछ फूल लाल हैं तो कुछ फूलों में लाल रंग उपस्थित है। कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मतलब कुछ पक्षी आकाश में उपस्थित हैं। उसके बाद में ओ का मतलब होता है पर्टिकुलर नेगेटिव। यहाँ पर उद्देश्य क्या है, अव्याप्त है, और विधेय क्या है, व्याप्त है। तो यहाँ पर उद्देश्य तो अव्याप्त है और विधेय व्याप्त है। इसमें अंशव्यापी नकारात्मक गुण उपस्थित होता है। यहाँ अंशव्यापी कुछ अंश के विषय में नकारात्मक अर्थ निकाला जाता है। ठीक है, तो अंशव्यापी नकारात्मक कौन है, ओ है। तो यहाँ पर ओ के संबंध में क्या बातें निकाली जा रही हैं कि अंशव्यापी कुछ और अंश के संबंध में नकारात्मक अर्थ निकाला जा रहा है। इसकी पहचान के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुछ नहीं, सभी नहीं, ज्यादातर नहीं, अधिकांशतर नहीं और अधिकतर नहीं। जैसे कुछ फल लाल नहीं है तो कुछ फलों के लाल ना होने की बात की जा रही है। कुछ पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे तो कुछ पक्षियों के आकाश में अनुपस्थिति को बताया जा रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो ये आप ऐसे कैसे याद कर लो, ए ई आई ओ। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य व्याप्त है, इसमें उद्देश्य अव्याप्त है। यहाँ पर विधेय व्याप्त है, यहाँ पर विधेय अव्याप्त है। ठीक है, ए ई के बीच में उद्देश्य व्याप्त है, आई ओ के बीच में उद्देश्य अव्याप्त है, ई ओ के बीच में विधेय व्याप्त है, ए आई के बीच में विधेय अव्याप्त है। अब इसके बेस पर आप बना सकते हो, ए में क्या होगा, उद्देश्य व्याप्त होगा, विधेय अव्याप्त होगा। आई में क्या होगा, विधेय अव्याप्त होगा, उद्देश्य अव्याप्त होगा। ओ में क्या होगा, उद्देश्य अव्याप्त होगा, विधेय व्याप्त होगा। और ई में क्या होगा, विधेय भी व्याप्त होगा और उद्देश्य भी व्याप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस डायग्राम को याद कर लो। इस डायग्राम से आपकी उद्देश्य व्याप्त होना और विधेय अव्याप्त होना या विधेय के व्याप्त होने की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, अब ए ई आई ओ के बीच में कुछ चार प्रकार के विरोध पाए जाते हैं। उन चारों के चारों विरोधों को हम एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो आपको विरोध पता होना चाहिए। ठीक है, ए ई के बीच में विपरीत का संबंध होता है, आई ओ के बीच में उपविपरीत का संबंध होता है, ई ओ और ए आई के बीच में
अधीनस्थ का संबंध होता है, और ए ओ ई आई के बीच में व्याघातक का संबंध होता है। ठीक है, इनका इंग्लिश में भी नाम बता देता हूं मैं। देखो, अल्टरनेशन होता है, सब अल्टरनेशन होता है, ठीक है, कॉन्ट्रेरी होता है, सब कॉन्ट्रेरी होता है, सब अल्टरनेशन होता है, और कॉन्ट्रोडक्टरी होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं विपरीत या विरोधी का संबंध, जिसको हम कॉन्ट्रेरी टर्म्स बोलते हैं, कॉन्ट्रेरी टर्म्स बोल दो। ठीक है, जो ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में कैसा है, कॉन्ट्रेरी है। इसके हिंदी के शब्द मत याद करना प्यारे साथियों, हिंदी में पर्यायवाची शब्द पूछकर पर्यायवाची शब्द दे देगा, उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर आप इंग्लिश के शब्द याद करना। ठीक है, तो कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप किस किस के बीच में होता है, ए और ई के बीच में होता है। ठीक है, ए और ई के बीच में कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रेरी विरोध होता है, कॉन्ट्रेरी टर्म्स होता है। यहाँ पर उद्देश्य विधेय एक समान होते हैं, लेकिन गुणवत्ता का अंतर होता है। ठीक है, ए और ई के बीच में क्या होता है, उद्देश्य और विधेय दोनों तो एक समान होते हैं, लेकिन गुणवत्ता का अंतर होता है। किसका होता है, गुणवत्ता का अंतर होता है। अब ए और ई के बीच में गुणवत्ता का अंतर कैसे है, ये मैं समझा देता हूँ। ए में क्या होता है, ए की दो विशेषताएं हैं, सर्वव्यापी सकारात्मक है। ए की दो विशेषताएं हैं, सर्वव्यापी नकारात्मक है। तो सर्वव्यापी है दोनों के दोनों, दोनों के दोनों क्या है, सर्वव्यापी है, मतलब दोनों की मात्रा बिल्कुल समान है। अब दोनों की विशेषता गुणवत्ता में दोनों में अंतर है। यहां पर सर्वव्यापी सकारात्मक है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सभी फूल लाल हैं। सभी सर्वव्यापी शब्द को बता रहे, सभी फूल लाल हैं, तो सभी फूलों में लाल होने का गुण क्या है, उपस्थित है। ये क्या है, यूनिवर्सल नेगेटिव है। सभी फूल लाल नहीं है, कोई भी फूल लाल नहीं है, तो कोई भी, सभी शब्द किसको बता रहे हैं, यूनिवर्सल को बता रहे हैं। लेकिन सभी फूलों में लाल रंग उपस्थित नहीं है, यह किसको बता रहा है, लाल रंग के फूलों में अनुपस्थिति को बता रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर गुणवत्ता में तो अंतर है बहुत बड़ा, कि यहां पर तो लाल रंग सभी फूलों में उपस्थित है, यहां पर लाल रंग कुछ ही फूलों में, सभी फूलों में, देखो सॉरी, यहां पर गुणवत्ता में अंतर है कि यहां पर तो लाल रंग किसी भी फूल में उपस्थित नहीं है, जबकि यहां पर लाल रंग सभी फूलों में उपस्थित है। दोनों जगह यूनिवर्सल की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों। ए और ई के बीच में कैसा संबंध है, ए और बीच ई में उद्देश्य विधेय समान है, लेकिन गुणवत्ता का अंतर है। ठीक है, ए का मतलब होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव, ई का मतलब होता है यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है, दोनों में यूनिवर्सल है, ए में भी यूनिवर्सल है, ई में भी यूनिवर्सल है, लेकिन ए में जो गुण है सभी में उपस्थित है, जबकि ई क्या है, नेगेटिव है, इसलिए जो गुण है सभी में अनुपस्थित है। तो यहां पर गुणवत्ता का बहुत बड़ा अंतर होता है। ए और ई में मात्रा समान है, दोनों यूनिवर्सल है, लेकिन गुणवत्ता में अंतर है। उपविरोधी, जिसको हम सब कॉन्ट्रोरी बोलते हैं, सब कॉन्ट्रोरी किसके बीच में होता है, आई और ओ के बीच में होता है। ठीक है, आई और ओ के बीच में क्या है, सब कॉन्ट्ररीज का संबंध है। दोनों के दोनों क्या है, पार्टिकुलर है। उद्देश्य विधेय दोनों के क्या है, एक समान है। मात्रा समान एवं गुणवत्ता अलग अलग होती है। ठीक है, यहां पर भी मात्रा क्या समान है और गुणवत्ता अलग है। जैसे ये दो एग्जाम्पल है, कुछ फूल लाल है, ये आई का एग्जाम्पल हो गया, कुछ फूल लाल नहीं है, ये ओ का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर मात्रा समान है, दोनों में कुछ की बात की जा रही है, अंश की बात की जा रही है, लेकिन इसमें कुछ फूलों में लाल रंग उपस्थित है, यहाँ पर मतलब है कि कुछ फूलों में लाल रंग अनुपस्थित है। तो यहाँ पर तो लाल रंग के उपस्थिति की बात हो रही है, यहाँ पर लाल रंग के अनुपस्थिति की बात हो रही है, मतलब दोनों में गुणवत्ता के आधार पर अंतर बताया जा रहा है। सब अल्टरनेशन, सब अल्टरनेशन का संबंध किस किस के बीच में है, जैसे ए ई आई ओ। ठीक है, तो आई, ए आई और ई ओ के बीच में क्या है, सब अल्टरनेशन का रिलेशनशिप है, ए ई आई ओ। तो यहाँ पर ए आई और ई ओ के बीच में क्या है, सब अल्टरनेशन का रिलेशनशिप है। ठीक है, ए ई क्या है, यूनिवर्सल है, आई ओ क्या है, पर्टिकुलर है। यहाँ दोनों युग्मों में उद्देश्य विधेय क्या है, समान है। इन दोनों युग्मों आई एवं ए एवं आई तथा ई एवं ओ में गुणवत्ता समान है, लेकिन मात्रा में दोनों में अंतर है। ठीक है, यहां दोनों युग्मों में उद्देश्य विधेय क्या है, एक समान है।
ठीक है। उद्देश्य विधेय दोनों में क्या है, एक समान है। इन दोनों युग्मों ए आई तथा ई ओ में गुणवत्ता समान है लेकिन मात्रा में अंतर है। ठीक है, ध्यान रखना, मात्रा को परिणाम बोल देते हैं, मात्रा को परिणाम भी बोला जाता है। विभिन्नता के स्थान पर अंतर शब्द का भी प्रयोग हो सकता है। ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, दोनों में मात्रा अलग है, यहाँ पर सभी की बात हो रही है, ए में सभी की बात हो रही है, आई में कुछ की बात हो रही है, लेकिन दोनों में क्या है, लाल रंग की उपस्थिति है दोनों में, मतलब गुणवत्ता समान है, मात्रा में अंतर है। यहाँ पर देखो कोई भी, तो यहाँ पर यूनिवर्सल की बात हो रही है, कुछ फूल, तो यहाँ पर पर्टिकुलर की बात हो रही है। दोनों में लाल रंग की अनुपस्थिति की बात हो रही है कि फूलों में लाल रंग अनुपस्थित है, एब्सेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, मात्रा में अंतर है और गुणवत्ता समान है। ठीक है प्यारे साथियों, उसके बाद में होता है कॉन्ट्रोडक्टरी का संबंध व्याघातक का, ए ई आई ओ। ये जो रिलेशनशिप है वो क्या है, कॉन्ट्रोडक्टरी का है। तो कॉन्ट्रोडक्टरी का संबंध किस किस के बीच में हो गया, ए और ओ के बीच में हो गया। ठीक है, ई और आई के बीच में हो गया। इसमें उद्देश्य विधेय एक समान होते हैं, यहां पर दोनों युग्म में गुणवत्ता एवं मात्रा में अंतर होता है। ठीक है, उद्देश्य विधेय तो एक समान है लेकिन दोनों युग्मों में गुणवत्ता और मात्रा में अंतर देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर देख लो, सभी फल लाल हैं, कुछ फल लाल नहीं है, तो यहां पर सभी की बात हो रही है, यहां पर कुछ की बात हो रही है, मतलब मात्रा के आधार पर अंतर। यहाँ पर लाल रंग उपस्थित है, यहाँ पर लाल रंग अनुपस्थित है, मतलब मात्रा के आधार पर भी अंतर और गुणवत्ता के आधार पर भी अंतर। इसमें कोई फल यूनिवर्सल की बात हो रही है, यहाँ पर कुछ फल पार्टिकुलर की बात हो रही है। यहाँ पर लाल रंग अनुपस्थित है, यहाँ पर लाल रंग उपस्थित है, मतलब लाल रंग अनुपस्थित, लाल रंग उपस्थित, ये क्या है, गुणवत्ता में अंतर है, क्वालिटी में अंतर है। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्सल, यहाँ पर पर्टिकुलर, तो मात्रा में अंतर है। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। उद्देश्य विधेय क्या है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका कि जिसके संबंध में जो बात की जाती है, कर्ता के संबंध में जो बात की जाती है उसको हम उद्देश्य कहते हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कर्ता को क्या कहते हैं हम, उद्देश्य कहते हैं। जिसके संबंध में जो बात की जा रही है, जैसे सभी फूल लाल हैं तो फूलों के संबंध में बात की जा रही है, तो फूल क्या है, उद्देश्य है। सभी फूल लाल है, उद्देश्य के संबंध में जो बातें की जाती हैं, उद्देश्य की जो विशेषताएं बताई जाती हैं उसको हम विधेय कहते हैं। जैसे सभी फूल लाल हैं, तो लाल होना क्या है, फूलों की विशेषता है। ठीक है, तो फूल तो क्या है, उद्देश्य है, और लाल होना क्या है, विधेय है। इस वाले एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान रखना, सभी जनेऊ धारण करने वाले ब्राह्मण होते हैं, यहाँ पर व्याप्ति का संबंध है। योगदत्त जनेऊ धारण करता है, यहाँ पर पक्षधर्मिता का संबंध है, अतः योगदत्त ब्राह्मण है, ये अनुमान है। ठीक है, इन तीनों को थोड़ा सा याद रख लेना, इस टाइप के एग्जाम्पल पूछ लेते हैं वो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सीन बदलेगा, हो सकता है जनेऊ की जगह बाली यूज शब्द का यूज कर ले, ठीक है, कोई दूसरे शब्द का यूज कर लेगा, बाकी सारा सीन सेम रहेगा। ठीक है, हेतु जनेऊ यहाँ पर साध्य ब्राह्मण है और पक्ष योगदत्त है। हेतु साध्य पक्ष ये क्या होता है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि हेतु क्या होता है, साध्य क्या होता है, पक्ष क्या होता है। अदरवाइज ये लॉजिकल रीजनिंग है, 4-5 घंटे में कंप्लीट होगी। अब हम डायरेक्टली पढ़ेंगे हेत्वाभास के बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण है हेत्वाभास, तो अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर।